जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 5 में संतुलित, अधिशेष एवं घाटे के बजट का अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 4 है। यदि आपने पार्ट 1 से 3 तक नहीं देखे तो पहले उनका अध्ययन कीजिए, तब आप पार्ट 4 पढ़ें। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि संतुलित बजट क्या होता है। संतुलित बजट का अर्थ होता है कि यदि सरकार की 1 अरब की आय है तो सरकार का जो व्यय है वो भी क्या होगा, 1 अरब का ही होना चाहिए। यदि आय और व्यय दोनों बराबर हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, संतुलित बजट। अब अधिशेष बजट क्या होगा। अधिशेष बजट यानी सरकार की आय तो 2 अरब की है जबकि व्यय केवल 1 ही अरब का है, यानी आय ज़्यादा है व्यय कम है। तो जब आय ज़्यादा होती है और व्यय कम होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिशेष बजट। घाटे का बजट किसे कहेंगे। मान लीजिए कि सरकार की आय तो 1 अरब की है जबकि व्यय 2 अरब का है, यानी व्यय ज़्यादा है, यानी सरकार को क्या हो गया, घाटा। देखिए, जब आपके व्यय ज़्यादा होते हैं आपकी आय से तो आप क्या कहते हैं कि घाटा हो गया। ऐसा ही सरकार का है कि सरकार के यदि व्यय ज़्यादा होंगे तो बजट क्या हो जाएगा, घाटे का बजट। तो ये 3 प्रकार के बजट होते हैं, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। प्राचीन काल में संतुलित और अधिशेष के बजट को अच्छा माना जाता था, लेकिन कीन्स के बाद अब घाटे के बजट को अच्छा माना जाने लगा है। अब यहाँ एक चीज़ और दी हुई है कि 2005 और 6 से जो है लिंग आधारित बजट जो है बनाना शुरू किया गया। प्रारंभिक प्रावधान 2005-6 में किए गए, लेकिन विस्तृत रूप से लिंग आधारित बजट 2006 और 7 में बनाया गया। ये लिंग आधारित बजट का अर्थ होता है कि इस बजट में स्त्री सशक्तिकरण के लिए अलग से प्रावधान होता है। यानी बजट मान लीजिए कि 1 अरब का है तो इसमें 1 करोड़ रुपए केवल स्त्रियों पर खर्च किए जाएंगे, स्त्री सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिंग आधारित बजट। अब आगे है आपका कि घाटा जो है उसकी हम माप कैसे करेंगे। यानी सरकार को जो घाटा होता है उसकी माप कई तरीके से की जा सकती है। पहला तो क्या हो गया, राजस्व घाटा। घाटा तो आप समझ ही गए होंगे कि जब सरकार व्यय ज़्यादा करती है और सरकार की आय कम होती है तो हम क्या कहते हैं कि सरकार को घाटा हो गया। अब राजस्व घाटा क्या है कि सरकार के राजस्व व्यय तो ज़्यादा हैं लेकिन राजस्व प्राप्तियां कम हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि सरकार को राजस्व घाटा हुआ। अब सरकार को जो राजस्व घाटा होता है वो होता क्यों है, क्योंकि सरकार जो है अब निर्बचत कर रही है। अब ये निर्बचत क्या होता है, बचत तो आप समझते हैं कि हमने जो है हमारी आय से कम खर्च किया, आय जो है हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। और इसका उल्टा निर्बचत हो जाएगी, यानी हम व्यय जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं और आय हमारी कम है, तो ये क्या कहलाएगा, ये निर्बचत कहलाएगा। अब निर्बचत कैसे कर लेती है सरकार, जैसे अर्थव्यवस्था है, इसमें कई सेक्टर होते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। एक सेक्टर बचत कर रहा है और दूसरा सेक्टर जो है उसमें अधिक व्यय हो रहा है, तो इस सेक्टर की आय बचत जो है वो दूसरे सेक्टर पर व्यय कर दी जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि अब सरकार निर्बचत कर रही है, यानी बचत नहीं कर रही किसी सेक्टर में। तो अब जो घाटे का बजट, राजस्व घाटा होता है वो निर्बचत के कारण होता है। अब राजस्व घाटा जो है, प्रश्न ये उठता है कि सरकार निर्बचत क्यों करती है, इतना घाटा कैसे लग जाता है, सरकार इतना व्यय कैसे कर देती है। तो सरकार या तो निवेश पर व्यय करती है या उपभोग पर। निवेश यानी सरकार किसी भी तरीके से अपनी आय को बढ़ाने के लिए निवेश कर सकती है या फिर सरकार अपने उपभोग के लिए व्यय करती है। तो जब सरकार उपभोग और निवेश पर अधिक व्यय करती है तो सरकार को राजस्व घाटा होता है। अब राजस्व घाटे की पूर्ति सरकार किससे करती है, ऋण ग्रहण से करती है, यानी राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को ऋण लेना होता है। इससे क्या होता है, सरकार के
ऋण और ब्याज के दायित्व का। यदि ऋण लेगी तो सरकार को ब्याज भी देना पड़ेगा। अब ये जो ऋण और ब्याज का दायित्व है ये सरकार को कभी ना कभी तो चुकाना ही होगा। अब जब सरकार को ऋण और ब्याज को चुकाना होगा यानी सरकार अपने व्यय में कटौती करके ऋण और ब्याज को चुकाएगी। अब सरकार के जो व्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मूलतः। एक तो व्यय जो होते हैं वो राजस्व संबंधी व्यय होते हैं और दूसरे पूंजीगत संबंधी व्यय होते हैं। राजस्व संबंधी व्यय जैसे प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनके वेतन भत्ते आदि, तो ये तो प्रतिबद्ध होते हैं, देना ही पड़ते हैं, यानी इनमें कटौती करना संभव नहीं है। तो सरकार पूंजीगत या कल्याण संबंधी व्यय में कटौती करती है। अगर सरकार पूंजीगत व्यय में कटौती करती है तो उसका परिणाम क्या होगा कि देश के विकास की गति धीमी हो जाएगी। और अगर सरकार कल्याण संबंधी व्ययों में कटौती करती है तो इससे देश के कल्याण में कमी आएगी। तो इस प्रकार आपको राजस्व घाटे में मेनली याद रखना है कि राजस्व घाटा जो है, यदि हम राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटाएंगे तो हमें राजस्व घाटा प्राप्त होगा। ये सरकार की निर्बचत के कारण होता है और निर्बचत सरकार उपभोग और निवेश पर व्यय करती है और घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ऋण ग्रहण करती है और ऋण ग्रहण से ब्याज और ऋण का जो दायित्व उत्पन्न होता है उसे पूरा करने के लिए सरकार व्ययों में कटौती करती है। और व्ययों में कटौती यदि जो राजस्व व्यय हैं उनमें कटौती करना संभव नहीं होता। अगर पूंजीगत व्यय में कटौती होती है तो विकास की गति धीमी होती है और कल्याण संबंधी व्यय में कटौती होने पर कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जो अंडरलाइन है इनको आपको याद रखना है। चलिए अब हम राजकोषीय घाटे का अध्ययन करते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के जो कुल व्यय होते हैं वो यदि कुल प्राप्तियों से जितने अधिक हैं उसे हम राजकोषीय घाटा कहेंगे। केवल क्या करना होता है कि हमें गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़ना होता है। सरकार के कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटाना है, लेकिन गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को यदि हम छोड़ देंगे तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। अब ये गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं? जैसे कि मान लीजिए कि सरकार ने कोई सार्वजनिक उपक्रम है उसका विक्रय कर दिया तो वो क्या हो जाएगी? गैर ऋण सृजित, क्योंकि उपक्रम को बेचने से जो प्राप्ति होगी वो ऋण से संबंधित प्राप्ति तो नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी? गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्ति। दूसरा, यदि सरकार ने किसी को ऋण दिया था और अब वो ऋण जो है वो वापस मिल गया है तो ये सरकार की पूंजीगत प्राप्ति होगी और ये राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होगी। तो राजकोषीय घाटे में क्या होता है? कुल आय और कुल व्यय का अंतर है, लेकिन इसमें गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां शामिल नहीं होती। गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियों का अर्थ होता है सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त प्राप्ति या फिर ऋण की वापसी से प्राप्त कोई प्राप्ति हो। अब जो राजकोषीय घाटा है उसे हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो भी घाटा होता है उसे सरकार ऋण से पूरा करती है, तो हम यदि सभी प्रकार के ऋण जो हैं उनको जोड़ लें तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। तो अब ऋण कितने प्रकार के सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ले सकती है? निवल घरेलू ऋण यानी देश के अंदर बैंक या जनता से ऋण लेना, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेना या विदेशों से ऋण लेना, इन तीनों ऋणों को भी यदि हम जोड़ लें तो हमें सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। अब राजकोषीय घाटा निकालने का एक और तरीका होता है कि सरकार क्या करे, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटे को जोड़ ले, लेकिन गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं उनको छोड़ना होगा। यानी राजकोषीय घाटा जो है इसका अर्थ यह है कि राजस्व घाटा और पूंजीगत व्यय में से हम किसको घटा दें? पूंजीगत प्राप्तियों को घटा दें, लेकिन गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी। यानी राजकोषीय घाटा हमें निकालना है तो एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम राजस्व घाटा और प्लस पूंजीगत व्यय को जोड़ दें और इनमें से हम गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को घटा दें तो भी हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो सकता है। तो ये राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के 3 फॉर्मूला हैं।
लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो इस फॉर्मूले से अधिक पूछे जाते हैं। अब हम प्राथमिक घाटे को देखते हैं। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा निकालने के लिए हम सकल राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज दायित्व को घटा देंगे तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये होता है कि इसका फॉर्मूला ये ही क्यों है, इसे हम याद कैसे रखेंगे। एक ट्रिक ये है कि राजकोषीय घाटा तो है, लेकिन जो ब्याज का दायित्व है वो तो घाटे के बाद हमने ऋण लिया इसके कारण उत्पन्न हुआ, लेकिन प्राथमिक रूप से तो घाटा ऋण का ही था। यानी जो प्राथमिक घाटे में हम ब्याज को शामिल नहीं करें तो हमें क्या मिल जाएगा? राजकोषीय घाटे में से यदि हम ब्याज को घटा दें या राजकोषीय घाटे में यदि हम ब्याज दायित्व को शामिल ना करें तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। थैंक यू।